Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. This is the fourth lecture of chapter first, that is crop production and management of class 8 from NCERT Science chapter first. In last three lectures we had discussed about crops and some steps that are followed in agriculture. In this video, we will continue the remaining chapter. Let's begin. अभी तक हमने क्या मिट्टी को सही कर लिया, बीज सही से बो लिए, फिर उसमें खाद डाल दी और पानी डाल दिया, सिंचाई कर दी. नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अब जब पानी डाल दिया, अच्छे से सिंचाई हो गई, तो उसमें प्लांट ग्रो करने लगेगा और प्लांट ग्रो करने के साथ साथ कुछ साथ में खरपतवार भी उग जाते हैं. अब इसको खरपतवार को कैसे रोका जाता है? लेट्स सी. Buzo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plants. Buzo और पहेली जो कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में, वो क्या गए? एक फील्ड में गए. कहाँ पे? जहाँ पे गेहूं की खेती की जा रही थी, और उन्होंने क्या देखा कि गेहूं के पौधों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. किसी भी फील्ड में वो खाली रहती है तब भी होता है, लेकिन जब क्रॉप होती है उसके साथ भी होता है कि कुछ छोटे मोटे पौधे, घास और ये सब उग जाती है जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती, जो कि किसानों को ज़रूरत जिनकी नहीं होती है, जो हमारी क्रॉप है उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं. तो ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उनको क्या कहा जाता है? वीड्स मीन्स खरपतवार. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. और इन्हीं छोटे छोटे पौधे जो वीड्स होते हैं उनको हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. क्या होता है? वीडिंग, ये जो खरपतवार होते हैं ये इनको हटाना ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जैसे नॉर्मल प्लांट्स जिसका हम प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉप पूरी लगा रहे हैं, बीज लगाया है, जैसे गेहूं का प्लांट हो गया, गेहूं की खेती हो गई, उसमें जो एक्स्ट्रा जो वीड्स आ जाते हैं वो भी क्या करते हैं? जो सिंचाई की जा रही है, पानी डाला जा रहा है और जो सनलाइट है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जिससे कि क्रॉप में ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और पानी है इन सब की कमी होने लगती है. इसलिए इनको हटाना ज़रूरी है ताकि क्रॉप की ग्रोथ पे कोई भी क्रॉप की ग्रोथ बिल्कुल अफेक्ट ना हो. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human being. कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो अगर बच जाते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो जब उनकी अगर कटाई हो जाती है फसल के साथ, तो वो जो जानवर अगर खाते हैं या ह्यूमन बीइंग खाते हैं तो उनके लिए हार्मफुल होते हैं. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. किसान हैं, अब उनको तो ग्रोथ चाहिए तो वो डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं ताकि ये खरपतवार हटा सके. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल. जो हम जुताई करते हैं, जुताई के टाइम पे भी क्या होता है? ज़मीन जब खाली रहती है तब भी कुछ पौधे उग जाते हैं. तो क्या किया जाता है? जब जुताई होती है तो भी वो जो वीड्स होते हैं वो निकल जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, सूख जाते हैं. द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. सबसे अच्छा टाइम होता है जो हमें ये पौधों को निकाल देना चाहिए, वीड्स को निकाल देना चाहिए किसानों को, कि जब उसमें फूल या फल ना आए हों. फूल फल आने से पहले ही उनको निकाल देना चाहिए. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time.
एक ये मेथड है कि खुद से किसान हो गया, इंसान कोई भी, इसको जो वीड्स होते हैं, जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, इनको ज़मीन से, ग्राउंड से पूरा लगा के काट दे समय समय पे, जिससे कि ये आगे बढ़ ना पाए, इनकी ग्रोथ ना हो पाए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, औजार है, खुरपी, उसकी हेल्प से किया जाता है कि ज़मीन से उसको खोद के उसको पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। जो हम लोगों ने सीड ड्रिल यूज़ किया था बीजों को बोने के लिए, उस डिवाइस का भी यूज़ किया जाता है वीड्स को जड़ों से निकालने के लिए। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. ये तो फिजिकल मैथड हो गया, मैनुअल मैथड हो गया कि वीड्स को कैसे निकाल के, जड़ से निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि ये वीड्स ग्रो ही ना कर सके। उनको क्या कहा जाता है? वीडीसाइड्स। लाइक 2,4-डाई, इसका फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये 2,4-डी का फुल नेम है। इसका यूज़ किया जाता है वीडीसाइड्स की तरह। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये क्या होता है? ज़मीन जहाँ पे फसल उगाई जाती है वहाँ पे स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि ये उग ही नहीं पाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये जो एक्स्ट्रा खरपतवार होते हैं, एक्स्ट्रा पौधे होते हैं, उन्हीं को अफेक्ट करते हैं, उन्हीं को ग्रो नहीं करने देते, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको ग्रो नहीं करने देते हैं। जो हमारी एक्चुअल क्रॉप होती है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। वीडीसाइड्स को क्या किया जाता है? डायरेक्ट ज़मीन में नहीं डाला जाता है, फसल में नहीं डाला जाता, उसको पहले वाटर के साथ मिक्स करके डाइल्यूट किया जाता है, और जहाँ पे ज़रूरत होती है उसको स्प्रेयर की हेल्प से स्प्रे किया जाता है। ऐसे नहीं कि पानी की तरह लेके उसको ज़मीन में डाल दिया, उसको स्प्रे किया जाता है। जैसा कि यहाँ फिगर में भी दे रहा है कि ये किसान क्या कर रहा है? वीडीसाइड डाल रहा है क्रॉप में। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth or weeds before flowering and seed formation. इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि वीडीसाइड कब डाले जाएंगे? कि जब हमारे जो पौधे हैं, जो वीड्स हैं, उनमें कोई ऐसी ग्रोथ ना हो, फ्लावर्स ना हुए हों और उनमें बीजों का प्रोडक्शन ना हुआ, बीज ना आए हों। Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying these chemicals. ये जो वीडीसाइड्स होते हैं वो क्रॉप को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ये केमिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमन को, मतलब इंसानों को अफेक्ट करते हैं, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसलिए इन केमिकल्स का यूज़ केयरफुली करना चाहिए, और जो भी इसको स्प्रे कर रहा है वो स्प्रे करने से पहले उनको हाथ में ग्लव्स और अपनी नाक पे कपड़ा, नाक और मुंह पूरा बंद कर लेना चाहिए एक कपड़े से, ताकि वो उनकी बॉडी में इसके पार्टिकल्स ना जा सकें। अब एक्स्ट्रा खरपतवार निकल गए तो जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करेगी, और अब उनको क्या करना होगा? हार्वेस्ट करना होगा, उनकी कटाई करनी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग भी क्रॉप प्रोडक्शन का जो पूरा सारे स्टेजेस हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फसल उगा के ही क्या होगा अगर उनकी कटाई नहीं होगी। तो जो ये क्रॉप को, जो फसल होती है, उनको काटने का जो प्रोसेस होता है, जब वो मैच्योर हो जाती है उसके बाद उनको काटने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. हार्वेस्टिंग में किया जाता है, या तो
जो पौधे होते हैं उनको ज़मीन से डायरेक्टली उखाड़ लिया जाता है, अपरूट कर दिया जाता है, उनकी जड़ों से उखाड़ दिया जाता है, या तो उनको ग्राउंड से उनकी कटाई कर दी जाती है। और जो अनाज होते हैं उनको मैच्योर होने में, मीन्स उनकी हार्वेस्टिंग करने से पहले कितना टाइम लगता है, 3 to 4 मंथ होता है, ताकि वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए, उनमें अच्छे से अनाज आ जाए, तब उनको काटा जाता है। Harvesting in our country is either done by manually by sickle or by a machine called harvester. हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें हार्वेस्टिंग 2 मेथड से किया जाता है। एक तो मैनुअली किया जाता है, फिजिकल मेथड, जिसमें सीकल मीन्स हसुए की हेल्प से उसको पौधों को ज़मीन से काटा जाता है। दूसरा क्या, मशीन की हेल्प से होता है, जो मशीन को क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. जब जो फसल होती है उसकी कटाई हो जाती है, उसके बाद क्या उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसमें से जो अनाज होता है उसको, और जो शाफ मीन्स जो भूसा होता है, उसको अलग करने का काम किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as thresher. और ये जो थ्रेशिंग का काम होता है वो एक मशीन की हेल्प से किया जाता है, जिसको कंबाइन कहते हैं, जो कि कुछ और नहीं है, हार्वेस्टर जो होता है उस इसको कंबाइन को हार्वेस्टर और थ्रेशर भी कहते हैं। ये जो थ्रेशर और हार्वेस्टर होता है यही कंबाइन होता है, जिसकी हेल्प से थ्रेशिंग का काम, मीन्स जो हमारा अनाज होता है और भूसा होता है उसको अलग करने का काम किया जाता है। ये फिगर दिया गया है हमारे जो मशीन है कंबाइन का। नेक्स्ट, farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. जो छोटे फार्मर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अनाज नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, जो अपने अनाज और जो भूसे को अलग करने का काम वो मशीन की हेल्प से ना करके, बल्कि विनोइंग मीन्स उनको ऐसे झाड़ करके, विनोइंग मीन्स सूप में लेके, या विनोइंग मशीन भी आती है, इसकी हेल्प से भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरा जो कटी हुई हमारी क्रॉप होती है उसको डाला जाता है, जिसमें हमारा अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। अब दोनों अनाज हमारा मिल गया हमको, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखेंगे, तभी तो फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। अगर उसको स्टोर नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब जो प्रोड्यूस हो गया है, जो हमारे पास फसल आ गई, अनाज आ गया है, उसको स्टोर करके रखना अच्छे से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganism. हमें लंबे टाइम के लिए अगर जो अनाज है उनको अच्छे से रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें नमी ना आए। नमी आने से उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, और कीड़ों से, चूहों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा करके रखना है। ऐसे रखना है कि ताकि उनमें ये सब कीड़े और चूहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नमी ना पहुंच पाए। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जिनको अभी तुरंत काट के रखा जाता है, जो अनाज ऐसा होता है उसमें अभी नमी होती है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organism, making them unfit for use or for germination. क्या होता है, अभी जो तुरंत ताज़ी जो हमारे पास फसल होती है, अनाज होता है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसको अगर वैसे ही रख देंगे तो वो क्या होगा, ख़राब होने लगेगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे और नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या ज़रूरी होता है कि उनको पहले अच्छे से सुखाया जाता है, तब स्टोर किया जाता है, ताकि आगे उसको खाने के पर्पज़ से या उन्हीं बीजों में से बोने के लिए यूज़ किया जाता है। Hence, before storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. जैसा अभी कहा कि उनको स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छे से सुखा लिया जाता है सनलाइट में।
दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। इससे उसमें नमी खत्म हो जाती है, जिससे उसमें ये इंसेक्ट हो गए, पेस्ट हो गए, फंगी हो गया, फफूंद लग जाती है, बैक्टीरिया हो जाता है, इन सब से वो बचा रहता है अगर वो प्रॉपरली तरीके से सुखा दिया जाता है। अब अनाज अच्छे से सूख गया है, अब उसको रखने की ज़रूरत है। तो कैसे रखा जाता है? फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। जो किसान होते हैं वो जूट के बैगों में या मेटालिक बिन्स में ग्रेन्स को रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects। क्या और फार्मर तो जूट और मेटालिक बिन्स का यूज़ करते हैं अगर उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन होता है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? साइलोज और ग्रेनरीज का, जिनमें जो इस तरीके का ये फिगर है, बड़ी बड़ी सी दीवारें बनाई जाती हैं गोल सिलेंड्रिकल शेप में, बेलनाकार शेप में, जिनमें अनाज को रखा जाता है और ताकि इसमें ये इंसेक्ट्स और ना लग सके, चूहे ना लग सके, नमी ना जा सके और ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए अच्छे से सेफ रह सके। Dried neem leaves are used for storing food grain at home। घर में जब लोग अपने घर में खाने के लिए कुछ जो ग्रेन होता है उसको स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसमें एक और जो इजी मेथड है जिससे उसमें कीड़े ना लगें, वो क्या होता है, उसमें सूखी हुई नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं जिससे उसमें कीड़े ना लग पाएँ। For storing large quantities of grain in big godowns, specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms। और जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन होती है उसको किसी गोडाउन या बड़ी जगह पे रखा जाता है तो उनमें केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लग सकें। नेक्स्ट, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तक हमने उस अनाज के बारे में जाना है, उस फूड सोर्स के बारे में जाना है जो हमें प्लांट से मिलता है और उसको किस किस तरीके से उगाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनके बारे में जाना। अब क्या जानेंगे? फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल्स से भी कुछ फूड मिलते हैं, कैसे? लेट्स सी। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, मिल्क काऊ, बफेलो, शीप, गोट, ये सबसे मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि एनिमल्स से भी हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। ऐसे बहुत लोग हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं जहाँ पे वेजिटेबल इतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो क्या खाते हैं, उनकी डाइट मेनली ये फिश और ये सब खा के वो अपना काम चलाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. हमने अभी पढ़ा है कि जब भी हमें किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करना होता है, उत्पादन करना होता है, तो हमें डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करना होता है। Similarly, animals reared at home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care। इसी तरीके से जैसे हमें पौधों का ध्यान रखना होता है, उसी तरीके से जिन भी एनिमल्स को हम पालते हैं, चाहे वो घर पे पाले जाएं या फार्म्स में पाले जाएं, उनको भी हमें अच्छे से खाना देना होता है, अच्छी जगह पे रखना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। और जब
ये जो पौध ये जानवरों को पालने का काम बहुत ज़्यादा स्केल पे, बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स एक साथ पाले जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री, मीन्स पशुपालन कहा जाता है। So thank you everyone. This is all about chapter first. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video.